आज मदर्स डे है, लेकिन ऐसे में जब भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में सैकड़ों माताओं की गोद सूनी हो रही है, हम इंडियन मास्टरमाइंड्स की ओर से सभी माओं को सादर नमन करते हैं और भारतीय सेना के शौर्य एवं वीरता को भी सैल्यूट करते हैं। अब बात आज की परिस्थितियों की। 9 मई 2025 जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अपने पीक पर हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है हालात काफ़ी बदल चुके हों। हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी लेटेस्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करा सके। तो 7 मई 2025 की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान और पीओके में 9 टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। ये स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये नए भारत का एक साफ संदेश था। हम अपने दुश्मनों को मौका नहीं देंगे। फ्रॉम उरी टू बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर, भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। लेकिन पाकिस्तान के काउंटर अटैक्स और भारत के जवाबी ड्रोन स्ट्राइक्स ने दोनों देशों को वॉर की कगार पर खड़ा कर दिया है। तो क्या है इंडिया की न्यू प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी? क्या हम वॉर के लिए तैयार हैं? और क्या हम दुनिया को ये समझा पाए हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसे पाकिस्तान अपनी बॉर्डर के अंदर पनाह देता है और फाइनेंस करता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले लेटेस्ट अपडेट्स। कल शाम यानी 10 मई को 5 बजे के बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया था, लेकिन हालात फिलहाल और टेंस होते जा रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने शाम 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को दोपहर 3:30 बजे इंडिया के डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर का प्रपोजल दिया था। अग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश लैंड, एयर और सी में सभी मिलिट्री एक्शंस रोकने पर सहमत हुए थे। अगले रिव्यू के लिए दोनों डीजीएमओस की अगली बातचीत 12 मई को दोपहर 12 बजे फिक्स की गई है। लेकिन सीज फायर लागू होने के कुछ ही घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में धमाके और प्रोजेक्टाइल्स रिपोर्ट हुए। श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट्स को एंगेज किया। आसमान में ट्रेसर फायर और लाइट स्ट्रीक्स साफ देखे गए। रात में विक्रम मिस्री ने एक बार फिर प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने सीज फायर वायलेशंस के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एडिक्वेटली और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान से अपील की कि वो अपने एक्शंस को कंट्रोल करे और सीज फायर का पालन करे। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर और जम्मू कश्मीर में ड्रोन भेजे, जिन्हें इंडिया ने अपने L-70 गन्स, ZU-23mm, शिल्का सिस्टम्स और एडवांस्ड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए न्यूट्रलाइज कर दिया। वहीं बीएसएफ ने सांबा डिस्ट्रिक्ट में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करते हुए 7 टेररिस्ट्स को मार गिराया। एलओसी पर पुंछ और उरी में पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की, जिसमें 13 साल के विहान भार्गव और एक औरत की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूज किया, जो रीसेंट आईएसआई हमास मीटिंग से लिंक किया जा रहा है। 8 मई को इंडिया ने इजराइल के हार्पी ड्रोन्स डिप्लॉय किए और लाहौर, कराची और रावलपिंडी में पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने माना 4 सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एलओसी के आसपास के इलाके में रात भर पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग जारी रही। वहां के घरों और दुकानों को नुकसान हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर लोगों को इवैक्यूएट करके बंकर्स और दूसरे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग पूरी रात जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट रहा। धर्मशाला में चल रहे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के आईपीएल मैच को भी 10 ओवर के बाद रोक दिया गया। दोनों टीम्स को एक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली लाया जा रहा है। इसी के बाद आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने वॉर की वजह से टूर्नामेंट को कैंसिल करने की घोषणा कर दी।
9 मई को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स और डीजीएमओ शामिल थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को शक्तियां दे दी हैं। आईसीएआई ने 9 से 14 मई तक होने वाले सीए एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। इंडियन रेलवेज ने जम्मू और उधमपुर से दिल्ली तक 3 स्पेशल ट्रेन अनाउंस की हैं सिविल इवैक्यूएशन के लिए। जम्मू और कश्मीर में बगलिहार और सलाल डैम्स के गेट्स अभी तक खुले हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू का टूर किया ड्रोन अटैक के बाद। पीआईबी ने वायरल हो रही हजीरा पोर्ट पर अटैक की वीडियो को फेक बताया है। दोनों ओर से हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में इन दावों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। इतना जरूर है कि यूएस के न्यूट्रल रहने के संकेत के बाद ये तनाव जल्द खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन का पूरा बैकग्राउंड जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो का रुख कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब बात करते हैं कुछ सवालों पर जो शायद हम सबके ही मन में होंगे स्थिति में। पहला सवाल, क्या ये एक नया भारत है जो आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों का पीछा करता है और उन्हें घर में घुसकर मारता है? ऑपरेशन सिंदूर भारत की रक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव का संकेत देता है, जो अब आतंकवाद के खिलाफ सक्रिय और आक्रामक रुख अपनाता है। ये बदलाव 2016 के उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू हुआ, जब भारतीय सेना ने एलओसी पार करके आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले ने जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया, जो 1971 के बाद पहला ऐसा हवाई हमला था। ऑपरेशन सिंदूर इनसे भी आगे बढ़ता है, जिसमें 9 आतंकी शिविरों पर एक साथ हमले किए गए, जिनमें पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर और मुरीद के जैसे रणनीतिक ठिकाने शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित थी, जो भविष्य के हमलों को रोकने के लिए थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह का कहना था, Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इसके अलावा फॉर्मर डीजीपी प्रकाश सिंह से हमने बात की और उनका ये कहना है, पहले की जो हमारी नीतियाँ थी वो तो काफ़ी सॉफ्ट थी और उसका सबसे खराब उदाहरण है 26/11 मुंबई का अटैक, जिसमें 166 आदमी मारे गए और भारी संख्या में घायल हुए। समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आए थे और सबको मालूम, बाद में ये स्पष्ट हो गया कि लश्कर ए तोयबा का ये ऑपरेशन था और पाकिस्तान आईएसआई ने इसको पूरा गाइड किया था। सब कुछ मालूम था, फिर भी कोई भी प्रतिक्रिया, मतलब काइनेटिक एक्शन के रूप में या सामरिक स्तर पे कोई प्रतिक्रिया हुई ही नहीं। हम बस ऐसे जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स तारीफ करते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया। अब रिस्ट्रेंट दिखाया या दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा कमज़ोरी दिखाया। उन्होंने ये ज़रूर किया कि आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे एनएसजी का डिप्लॉयमेंट था, वो पहले केवल दिल्ली में था, बाद में उसको ये होगा कि बम्बई में भी होगा, कलकत्ता में भी होगा, चेन्नई में होगा, हैदराबाद में होगा, इस तरह। फिर उसके अलावा कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम बनाई गई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन किया गया, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के कुछ कदम उठाए गए जो आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करते थे, परंतु उन्होंने पाकिस्तान को जवाब के तौर पे कुछ भी नहीं दिया। इधर जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कुछ इधर सामरिक स्तर पे जवाब दिया गया और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार
एयर स्ट्राइक हुई, इस तरह की मतलब कार्रवाई हुई। परंतु ऐसा लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, इसमें भी जो जितना प्रभाव इसका पड़ना चाहिए था कि मतलब भाई ये तो टेररिज्म का कॉस्ट होता है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में नुकसान है, शायद इतना प्रभाव नहीं हुआ कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उन्हें लगे नुकसान है। और बावजूद इन घटनाओं के, उरी की घटना और पहलगाम की घटना, इसके बावजूद भी आतंकवाद की घटनाएं होती रहीं और ये फिर जघन्य घटना हुई पहलगाम में। तो इस बार जो प्रतिक्रिया हुई है वो पहले से अधिक हुई है, पहले से ज़्यादा व्यापक हुई है और पहले से ज़्यादा मतलब मारक शक्ति में नुकसान पहुंचाने में दुश्मन को ज़्यादा हुई है। तो और लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों का जो गढ़ है, जो केंद्र है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अटैक हुआ। अब ये लोग अभी तक समझते थे कि मुरीदकी में तो हम सेफ हैं और बहावलपुर में हम सेफ हैं, पर ये तो बच गए, वरना तो मसूद भी मारे ही जाते। और पता नहीं अभी ये कहाँ छिपे हुए हैं हाफिज मोहम्मद सईद, ये शायद कहीं और शरण ले रखा है, वरना ये भी चले गए होते। तो ये भारत सरकार ने जो अपना रिस्पांस दिया है, जो प्रतिक्रिया दी है, वो बड़ी दृढ़ता से दिया है और ये दिखा दिया है कि आप अपने देश में कहीं भी हों, कोई ज़रूरी नहीं कि खाली लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर पीओके में हों, आप अपने देश में कहीं भी हों, आप कितनी भी गहराई में हों, हम वहाँ पे घुसकर मारेंगे। ये इन्होंने दिखा दिया है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर पहलगाम हमले में विधवा हुई महिलाओं के सम्मान में चुना भावनात्मक और रणनीतिक संदेश देता है। ये दर्शाता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सक्रिय और निर्णायक रुख अपना रहा है। ये सब मिलकर एक नए भारत की तस्वीर पेश करता है जो आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को कहीं भी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा सवाल है, युद्ध छिड़ने पर हम कितने तैयार हैं? भारत की सैन्य तैयारी मजबूत है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाई से स्पष्ट है। 7-8 मई को S-400 वायु रक्षा यंत्र जो 600 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, ने श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और 15 अन्य शहरों पर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। 8 मई को भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन्स का उपयोग करके लाहौर, कराची और रावलपिंडी में पाकिस्तान के HQ-9 एंटी एयर सिस्टम्स को नष्ट कर दिया, जो तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। 9 मई को भारत ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराया और BSF ने सांबा में 7 आतंकवादियों को मार गिराया। 244 जिलों में मॉक ड्रिल, नॉर्थ इंडिया में 27 हवाई अड्डों का बंद होना और बैंकों में 24 घंटे साइबर वॉर रूम्स व्यापक तैयारी को दर्शाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि परमाणु जोखिम युद्ध को जटिल बनाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम उकसावे पर निर्णायक जवाब देंगे, जो तैयारी के साथ संयम को दर्शाता है। अभी तक दोनों देशों ने केवल अपनी सीमाओं के अंदर रहकर ड्रोन या छोटे मिसाइल से हमले किए हैं। अभी तक ब्रह्मोस या शाहीन जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। न सेनाओं को सीमा पर मोबिलाइज किया गया है, ना उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है और ना ही उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। इसलिए आमने सामने या आर पार की लड़ाई होती नहीं दिख रही। फिर भी परमाणु युद्ध का खतरा युद्ध का अंतिम विकल्प है। इसके अलावा तीसरा सवाल है कि क्या हमारी कूटनीतिक कोशिशें सफल रही दुनिया को ये यकीन दिलाने में कि पाकिस्तान अपनी सरहद के अंदर आतंकवाद को पालता है। भारत ने वैश्विक समुदाय को ये समझाने में काफी हद तक सफलता पाई है कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने EU उपाध्यक्ष काजा कालिस से कहा कि भारत ने अपनी कार्रवाइयों में संयम बरता है, लेकिन किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी, जबकि चीन और रूस ने संयम की अपील की। हालांकि पाकिस्तान की सिविलियन कैजुअलिटीज के दावों ने कुछ विवाद पैदा किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक दृढ़ता और कूटनीतिक चतुराई को दुनिया के सामने रखा। ये एक नए भारत का प्रतीक है जो आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को कहीं भी छोड़ने को तैयार नहीं। परमाणु जोखिम स्थिति को और जटिल बनाता है, लेकिन भारत की तैयारियां मजबूत हैं। कूटनीति ने भारत के पक्ष को मजबूती दी है, हालांकि शांति बनाए रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। आपका इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
इस हफ्ते के लिए खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।